सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर लें। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की जो विषय वस्तु है, आज का विषय वस्तु है कि कुंडली में, लग्न कुंडली में जातक को परीक्षा में सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, हम लोग कुंडली में कैसे देखें। यदि कोई समस्याएं आ रही है तो उसका उपाय हम लोग कैसे करें। हम लोगों ने कक्षाओं में यह सीखा है, हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में यह सीखा है कि ग्रहों के बल को देखने के लिए, ग्रहों के बल को देखने के लिए हम लोग नवमांस कुंडली को देखते हैं, आवश्यकता पड़ती है। एवं जिस क्षेत्र से संबंधित प्रश्न हो, उस प्रश्न से संबंधित वर्ग कुंडली का भी उपयोग करना चाहिए, उसमें स्थित ग्रहों के आधार पर भी। एवं लग्न कुंडली दोनों का समायोजन कर निष्कर्ष पर जाना चाहिए। चूंकि यह परीक्षा की बात है, तो परीक्षा का जड़ जो होता है वह शिक्षा होता है। हाँ, अब वह परीक्षा किस प्रकार का है, क्या हमारे कर्मों का परीक्षा है, कोई हम काम करते हैं उसकी परीक्षा है, तब तो 10 मार्क्स होंगे। क्या हम पढ़ाई करते हैं, यदि हम पढ़ाई करते हैं, या वैसे जातक का जो प्रश्न है जो पढ़ाई से संबंधित है, यानी कि पढ़ाई के बल पर जब वह परीक्षा देने जा रहा है तो फिर उसे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो हम लोगों को पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए जो D24 कुंडली का प्रयोग करते हैं या बताया गया है गुरुजनों के द्वारा या पुस्तकों में वर्णित है कि उसका सहारा लेना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। तो D24 यह ज्योतिष विद्या जो है मानव के समस्त कार्य, व्यवसाय या हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए नेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम देखेंगे ही नहीं तो हम काम क्या करेंगे, हम अपने व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ाएंगे, जिंदगी की गाड़ी कैसे आगे चलेगी। यदि इसका एहसास न है तो कम से कम 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए ही आप अपने आंखों पर, या एक दिन के लिए आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, फिर देखिए कि आपके कार्य किस प्रकार संचालित होते हैं, एहसास करके देखिए। तो एहसास होगा कि आंखों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक उसी प्रकार ज्ञान विज्ञान विद्या के क्षेत्र में ज्योतिष विद्या दृष्टि का कार्य करती है। इसलिए हमारे पूर्व के आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने इस पर, ज्योतिष को नेत्र कहते हुए कई श्लोक भी लिखे हैं। शाब्दिक तौर पर 2 शब्द हैं, वेद चक्षु ज्योतिषम। जितने विद्याएं हैं, जो भी ज्ञान है, वेद से बना है, प्रारंभिक ज्ञान वहीं से है। तो वेद चक्षु ज्योतिषम, यानी कि वेद का भी आंख जो है, नेत्र जो है, वह ज्योतिषी है। तो ज्योतिष विद्या से हम किसी भी चीज का आकलन करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई कक्षा में नया है और नियमित रूप से कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। जो सदस्य कक्षा में शामिल है, यदि उन्हें कक्षा अच्छी लगती है तो इस कक्षा की वीडियो आप अपने को भी शेयर कर सकते हैं, और करें भी। कम से कम 1-2 मित्र को जरूर शेयर कर दे कि देखो जी, यह वाली बात है, अच्छी है, देखो कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो सबसे पहले जब भी हम परीक्षा की बात की, सफलता की बात का प्रश्न मिले, तो हम सबों को कुंडली में स्थित सूर्य को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि सफलता के कारक सूर्यदेव ही होते हैं।
सफलता मिलती है, यश, प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा सब बढ़ता है। जब भी आपसे कोई कुंडली दिखलाने आता है तो वह छोटी मोटी परीक्षाओं के लिए नहीं आता, बड़े बड़े परीक्षाओं के लिए, जैसे नौकरी की परीक्षा हो या बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए, जैसे कि मेडिकल में एडमिशन के लिए परीक्षा देता है लोग, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए परीक्षा देता है, इतने बड़े बड़े परीक्षाओं के लिए लोग अवश्य कुंडली दिखलाते हैं। उसके कई कारण भी हैं, हम लोग आगे उसकी भी चर्चा कर लेंगे कि क्यों लोग कुंडली दिखलाते हैं। तो इस उदाहरण कुंडली में सूर्यदेव नीचाभिलाषी हैं। क्या है? नीचाभिलाषी। सूर्यदेव नीचाभिलाषी हैं। सूर्य की स्थिति अगर अच्छी है तब तो बहुत अच्छा है, सूर्य की स्थिति जितनी खराब है उतनी ही बुरी है। सूर्य की स्थिति को अवश्य देखना चाहिए। कारण सूर्य अधिकार, सफलता, यश, प्रतिष्ठा के कारक हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अधिकार, यश, प्रतिष्ठा ये सभी प्राप्त होता है। इसलिए तो लग्न कुंडली में प्रथम दृष्टिया कहाँ बैठे हुए हैं? तो लग्न कुंडली में प्रथम दृष्टिया ये दूसरे भाव में है। ये लग्नेश भी है, अपने भाव से दूसरे भाव में है, अच्छी स्थिति है, लेकिन ये नीचाभिलाषी है। नवमांश में सूर्यदेव को देखा जाए तो नवमांश में सूर्यदेव अपने चंद्रमा की राशि में है, जो कुंडली के 12वें भाव में आता है। यह भी अच्छी स्थिति नहीं है। इसके अलावे यहाँ पर सूर्यदेव को देखा जाए D24 कुंडली में, सूर्यदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में है और यह राशि लग्न कुंडली के 8वें भाव में पड़ा हुआ है। तो क्या सूर्य की स्थिति यहाँ पर अच्छी हुई या बुरी हुई? बुरी हुई गुरुवन, कमजोर हुई, कमजोर हो गया। हाँ, नवमांश में अच्छी स्थिति है क्योंकि कर्क राशि में, अपने मित्र राशि में स्थिति अच्छी है, लेकिन राशि तुल नवमांश या नवमांश तुल राशि हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है। तो वहां से यह शिक्षा मिली कि नवमांश कुंडली में कोई भी ग्रह जिस राशि में हो उस राशि को देखें कि वह कुंडली के कम से कम छठे, 8वें, 12वें में ना हो। अगर छठवें, 8वें, 12वें में होता है तो समस्याएं आती है। जिस प्रकार का प्रश्न हो उस प्रश्न से संबंधित वर कुंडली में भी देखें वो किस राशि में है, उस राशि को भी देख ले। यदि कुंडली के छठवें, 8वें, 12वें भाव में हो तो भी समस्याएं आती है। तो अभी तक जिन स्थितियों की चर्चा हमने किया तो यहां से कई सूत्र बन के निकल गए। सूत्र बना कि सूर्य नीच का ना हो या नीचाभिलाषी ना हो, क्योंकि नीचाभिलाषी ग्रह भी नीच के जैसे फल देते हैं। दूसरा सूत्र बना कि नवमांश कुंडली में सूर्य को देखें, जिस राशि में है वह राशि कुंडली के छठवें, 8वें, 12वें भाव में ना हो। तीसरी सूत्र बनी कि वहीं सूर्य देव को D24 कुंडली में देखें, वो जिस राशि में है वह राशि लग्न कुंडली के छठवें, 8वें, 12वें में न हो। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरुदेव। यहां पर प्रश्न कुछ उत्पन्न हुआ? जब हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना अलग बात, फलादेश कर देना अलग बात है, पढ़ना अलग बात है। जब हम लोग पढ़ें, जहां पर समस्या वाली शब्द आ जाए तो फौरन आप लोगों को यह पूछना चाहिए कि हाँ गुरुदेव, यहाँ फलना भाई, हमें मित्र महोदय, यदि इस प्रकार की समस्याएं आ गई तो हम लोग क्या उपाय करें? क्योंकि आपके पास में केवल यही कुंडली नहीं मिलेगी, फलादेश करने के लिए असंख्य कुंडली आपके पास में आ सकते हैं। कई प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। सभी प्रकार की समस्याओं का उपाय बतलाना पड़ेगा अपने ज्ञान अनुभव के आधार पर। तो उपाय ऐसे ढंग से बताए जाए कि वह उपाय प्रभावी भी हो और उससे कुछ। तो यहाँ पर सूर्य का क्या उपाय होना चाहिए? प्रथम दृष्टिया सूर्य यहाँ पर न नीच के है न शत्रु राशि में है। सूर्यदेव बुध को सम मानते हैं, बुध देव सूर्य को मित्र मानते हैं, दोनों तत्कालिक मित्रता में भी हैं, तो अपने मित्र राशि में है। नवमांश में ये चंद्रमा की राशि में है,
अपने मित्र की राशि में है। D24 कुंडली में सप्तम भाव में मीन राशि के हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में है, स्थिति अच्छी है। यहाँ पर राहु से युक्त है, तो यहाँ पर ये ग्रहण योग नहीं लगा। ग्रहण योग तो तब लगता जब लग्न कुंडली में नजदीक के होते। यहाँ पर कल भी कक्षा हुई थी, इसी कुंडली पर हमने बताया था कि राहु की डिग्री 15 है, तो यहाँ पर राहु 15 अंशों पर है, और सूर्यदेव कितने अंशों पर है? 23 अंशों पर है। तो यहाँ 15 अंश तो यही रहा, फिर 30 अंश, 45, 45, 30, 68 है, तो काफी दूरी पर है, ग्रहण योग हुआ ही नहीं। यहाँ पर D24 कुंडली में यह मदद ही कर रहे हैं राहु देव। तो यह जो राशियां पड़ गई कुंडली की 8वें भाव या 12वें भाव में नुकसान दे रहा है, तो इसका क्या उपाय हो सकता है? कोई एक सदस्य बोले, फिर हम अपनी बात रखेंगे। शायद हमारी आवाज आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं। जी गुरुदेव, नवमास कुंडली में चंद्रमा कुछ एक वाक्य में बोले, एक वाक्य में ही बोलना, ज्यादा वाक्यों में। नवमास कुंडली में सूर्यदेव चंद्रमा की राशि में है, जो कि चंद्रमा तृतीय भाव में है। ये देखिए कैसे कैसे आदमी लोग हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए, समय न गंवाते हुए हम अपनी बात को रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए, ये सूर्यदेव के लिए हम इनके भावों का ही उपाय कर लेंगे। क्या करेंगे? भाव का ही उपाय कर लेंगे कि सूर्यदेव की राशि किस किस भाव में जा रही है। यहाँ पर 12वां भाव जो कल्चर से दूर का है, यानी कि दूर का ही भाव है, और यह भी घर से दूर का ही भाव है। यहाँ से समुद्री यात्रा और यहाँ से कल्चर चेंजिंग। तो समुद्री यात्रा का मतलब क्या होता है? काफी दूर विदेश, विदेश की बात हो गई। तो विदेश यानी ऐसे जगह जहां पर हमारे जान पहचान का ना हो लोग, यह भी जान पहचान का लोग ना हो। तो विद्यार्थी को ऐसे जगह पे रहना चाहिए कि जहां पर मातृभाषा ना मिलती हो, एक। और दूसरा, ये तो हो गया कि मातृभाषा ना मिलती हो, 12वें भाव का उपाय हो गया। 8वां भाव गहन शिक्षा का होता है, अनुसंधान का होता है, PhD का होता है। इसमें सेल्फ स्टडी की प्रधानता होती है। शोध में, PhD में लोग सेल्फ स्टडी ज्यादा करता है या कोचिंग क्लास करता है? सेल्फ स्टडी ज्यादा करता है। तो जब व्यक्ति अपने तैयारियों में, नौकरी की तैयारियों में जब सेल्फ स्टडी का उपयोग करने लगे, ज्यादा प्राथमिकता दे दे, तो इस 8वें भाव में पड़े हुए इस राशि का उपाय हो गया, अपने परिवेश से अलग मातृभाषा जहां नहीं मिलती हो वहां से तैयारी करे। तो यह जो उपाय हो गया। यदि 6ठे भाव में है तो अपने आप को 24 आवर का रूटीन बनाए, और रूटीन का फॉलो खूब बढ़िया से करें, क्योंकि यह जो है दैनिक कार्यों का भी भाव होता है, दैनिक रूटीन का भी भाव होता है। यहां तक की स्थिति स्पष्ट हो गई, अब आगे बढ़ा जाए। जी गुरुदेव। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, विद्या के कारक हैं, बुद्धिमता के भी कारक है। बुद्धिमता के कारक तो ऐसे बुद्धदेव भी है, बुद्धि प्रदाता वो भी है, प्रमुख भूमिका उनकी होती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की भी संलिप्तता हो जाती है बुद्धिमता में। एवं भाग्य भाव के भी कारक है। भाग्य मजबूत होते हैं तब हमें नौकरी के लिए या किसी बड़े अच्छे परीक्षा में सफलता मिलती है। तो ये भाग्य के भी कारक है, एवं बुद्धिमता भाव के भी कारक है, पंचम भाव के भी कारक है। इसलिए बुद्ध की गुरु की भी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलता है, और दोनों की ही स्थिति अच्छी हो तो प्रशासनिक सेवाओं में की परीक्षा में ज्यादातर लाभ मिलने की संभावनाएं बनती है। क्या इस उदाहरण कुंडली में आप लोगों के पास में जो कुंडली है उसको भी देखें, और कि क्या गुरु की स्थिति अच्छी है?
तो इस उदाहरण कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बकरी स्थिति में है, जहां पे यहाँ आर लिखा हुआ है। तो बकरी ग्रह बहुत ही बलवान होते हैं। जो ग्रह जिस प्रकार का फल देने वाला होता है वह बहुत अत्यधिक देने लगता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बकरी है, बलवान है, पंचम भाव के स्वामी हैं एवं अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। जब व्यक्ति बड़ा परीक्षा कोई देता है तो ग्रेजुएशन के बाद ही देता है, और ग्रेजुएशन के बाद में वह तैयारी करता रहता है, तो वह 8वें भाव का भी काम करता रहता है। बहुत सी अपनी बातों से सोचता भी है कि परीक्षा किस प्रकार दें, तो वह 8वें भाव का काम करने लगता है। तो जब 8वें भाव का काम करने लगता है तो वह अच्छे ही फल देने लगते हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इन्हीं दोनों भावों के स्वामी होकर के बुद्धि भाव एवं गहन अध्ययन भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति की प्रथम दृष्टिया स्थिति अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति नवमांश कुंडली में बुध की राशि में है, अच्छी बात है। यह किसके साथ में युक्त है, यहाँ पर नवमांश कुंडली में नहीं देखना, क्योंकि युति नवमांश कुंडली में नहीं देखी जाती है। दाम्पत्य जीवन का यदि फलादेश करना हो तो फिर गुरु शुक्र की युति की प्राथमिकता होगी। लेकिन यदि नवमांश कुंडली का दाम्पत्य जीवन का फलादेश नहीं करना तो फिर यहाँ पर युति का कोई महत्व ही नहीं होता, क्योंकि एक जगह है ही नहीं। देवगुरु बृहस्पति यहाँ है, अंशात्मक मान काफी दूरी है, 30, 60, 90, यहाँ पर 100 डिग्री से भी ज्यादा की दूरियां है। ये तो गुण हो गए कि ये बुध के गुण इनमें भी समाहित हो गया, बुध के गुण इनमें भी समाहित हो गया। यह जिस भाव में है, जिस राशि में है, उस राशि को देखें 11वें भाव में है, बहुत अच्छी स्थिति हो गई, क्योंकि 11वां भाव इच्छा का ही है। यदि शुभ भाव में वह राशि है तो अच्छी बात है, 11वें भाव में भी है तो अच्छी बात है, दूसरे भाव में भी वह राशि पड़ रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब परीक्षा आदमी देता है तो सफलता की इच्छा रखता ही है, उसी भाव में वह राशि बना हुआ है, यह अच्छी है। अब देखा जाए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 8 नंबर की राशि में बैठे हुए हैं, संचार भाव में है। यहाँ पर ग्रहों की युति देखी जाएगी, क्योंकि जब तक उच्च शिक्षा नहीं होगा, हायर एजुकेशन नहीं होगा, गहन अध्ययन नहीं होगा, तब तक परीक्षा नहीं होगी। मतलब परीक्षा में हम सफल नहीं हो सकते। पहले तो परीक्षा में सफलता मिलेगी या असफलता, तो पूर्व की तैयारियों को भी देखना होता है कि क्या इस कुंडली में वैसे स्थितियां हैं, विद्या के योग है कि नहीं है। यदि नहीं है तब तो फिर परीक्षा में असफलता ही मिलेगा। दोनों ही योग होने चाहिए, गहन अध्ययन और परीक्षा में सफलता के दोनों योग मिलेंगे, तभी तो परीक्षा में सफलता मिलेगी ना। या केवल परीक्षा में सफलता के सूत्र हैं कुंडली में और गहन अध्ययन नहीं है, तो क्या व्यक्ति सफल होगा परीक्षा में? नहीं होगा। इसलिए दोनों ही देखा जाए। और यह 8 नंबर की राशि केंद्र में ही पड़ा हुआ है। केंद्र जो भाव जो होता है, और वो भी चौथा भाव, चौथा भाव जो होता है मन की स्थिरता का या मन की गंभीरता का होता है, या मन की चंचलता, यानी कि मन एवं यहां से प्रारंभिक शिक्षा भी देखते हैं। तो यह स्थिति अच्छी है, यहाँ पर सभी कुछ अच्छे हैं। कौन कौन से ग्रह है? शनि भी है, शुक्र भी है, गुरु भी है। शुक्रदेव दसम भाव के स्वामी हैं, दसम भाव के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी एवं भाग्य भाव में बैठे हुए उच्च के ग्रह साथ में है। तीनों ग्रहों की महानता यहीं पे है। अब शनिदेव यहाँ बकरी है, लेकिन नवमांश में नीच राशि के हैं, लेकिन नवमांश में उच्च के हो गए। तो भाग्य के लिए तो शनिदेव अच्छे फल देंगे या नहीं देंगे? जी गुरुदेव। तो यह चूंकि विद्या की क्षेत्र की बात है, तो विद्या के लिए तीनों ग्रहों की युति संचार भाव में होना यह अच्छा फल देने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पर जो राशि है यह भी क्या है, तो यह राशि जिस ग्रह का है वह लग्न कुंडली में योग कारक ग्रह है, अच्छी स्थिति, यानी कि देवगुरु की स्थिति खराब नहीं है, बृहस्पति की स्थिति खराब
नहीं है। हल्का सूर्य का स्थिति खराब था, परंतु इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की राशियों को भी देखा जाए कि D24 कुंडली चतुर्विशांश कुंडली में इनकी राशि केंद्र भाव में पड़ा हुआ है और यह केंद्राधिपत्य दोष में भी है। तो विद्या के क्षेत्र में देव, हर क्षेत्र में तो ये केंद्राधिपत्य दोष नहीं होगा। एक ही ग्रह किसी क्षेत्र में अच्छे लाभ दे देते हैं, किसी क्षेत्र में कम लाभ देते या नुकसान हो जाता है। एक ही ग्रह के कारकत्वों के कारण, एक ही भाव में अवस्थित होने के कारण एक भाव से कई विषय वस्तुओं का फलादेश होता है। तो किसी विषय वस्तु के लिए वह हानि पहुंचा देते हैं, किसी विषय वस्तु के लिए लाभ पहुंचा देते हैं। बुद्धिमत्ता की जहां तक बात की जाए, ज्ञान विज्ञान की बात की जाए, तो जीवन के अन्य क्षेत्र भी हैं, उस क्षेत्र में बुद्धिमत्ता हो सकती है। लेकिन यह जो विद्या है D24 कुंडली, यह जो विद्या है यह ज्यादातर पढ़ाई के क्षेत्र के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पे केंद्राधिपत्य दोष हो गया। तो देवगुरु बृहस्पति के केंद्राधिपत्य दोष का उपाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए गुरुदेव, करना चाहिए। अपना हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जितना चर्चा किया, इसमें जो पॉइंट नोट करने वाला था आप लोगों ने नोट किया? आगे बढ़ा जाए? जी गुरुदेव। चलिए, इसके बाद में परीक्षा के लिए देखने के लिए हम लोगों को कई अन्य विषय वस्तुओं को भी देखना चाहिए। कुंडली का छठा भाव एवं 10वां भाव को अवश्य देखना चाहिए एवं मंगल की मजबूती देखनी चाहिए कि मंगल मजबूत है कि नहीं। मंगल साहस देता है, आत्मबल देता है, कहीं मन कमजोर ना हो जाए। और अक्सर विद्यार्थियों का मन कमजोर हो जाता है, आत्मबल टूटने के कारण परीक्षा खराब हो जाता है, क्योंकि परीक्षा में लाखों विद्यार्थी शामिल होते हैं और सैकड़ों विद्यार्थी को सफलता मिलनी होती है। लाखों में सैकड़ों, कई कई लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। 10 लाख 15 लाख विद्यार्थी 8 लाख 7 लाख परीक्षा देते हैं, 5 लाख परीक्षा देते हैं और चयन होता है 2000 विद्यार्थी का। तो सैकड़ों का ही हिसाब किताब हो जाता है। तो सभी विद्यार्थी जानता है कि हमसे भी तेज विद्यार्थी लोग होंगे, तो आत्मबल टूटने लगता है कि होगा मेरा कि नहीं होगा, हमसे भी बहुत तेज विद्यार्थी सब परीक्षा दे रहा है। तो मंगल साहस प्रदान करता है। मंगल की स्थिति मजबूत होनी चाहिए हर प्रकार से। यहां पर मंगल पंचम भाव में है, देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में अच्छे होकर के हैं, ठीक है। नवमांश में भी मंगल देव किस राशि में है? तो अपने मूल त्रिकोण राशि में है। जिस राशि में है वह राशि लग्न कुंडली के भाग्य भाव में है, अच्छी स्थिति है। यहाँ पर मंगल देव D24 कुंडली में भी भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, साहस भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। और 2 नंबर की राशि लग्न कुंडली के 10वें भाव में। तो मंगल देव की स्थिति अच्छी हुई या बुरी हुआ? अच्छा हो गया गुरुदेव। अच्छा हो गया। हाँ, अंश बल से देखा जाए मंगल का अंश बल 2 है, थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, परंतु लग्न के डिग्री के करीब है, इसलिए इतना नुकसानदायक नहीं हो रहा है। जब ग्रहों का बल देखा जाता है तो जितने प्रकार से बल देखे जाते हैं उन सभी प्रकार का उपयोग किया जाता है और सबका मिश्रित फल जो होता है वह होता है। लग्न भी तो का मान कम है। इसके साथ ही हम लोग लग्न छठा एवं 10वां भाव के आपस के संबंधों को अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि छठा भाव ही प्रतियोगिता का है, छठा भाव ही परीक्षा का है, 10वां भाव कर्म का है। परीक्षा भी देने जा रहे हैं तो वो भी तो एक काम ही है। और काम कौन करेगा? तो लग्न करेगा। क्या तीनों में जिसके संबंध होते हैं वह अच्छा होता है। अगर तीनों में संबंध नहीं है तो समस्याएं आती ही आती है। तीनों में संबंध नहीं हो तो समस्याएं आना, या अन्य योग अगर लागू हो रहे हैं तो बार बार अटेम्प्ट देना, एक अटेम्प्ट में नहीं होगा, दूसरा में होगा, तीसरा में होगा, चौथा में होगा, इस प्रकार से होता है। अगर सभी सूत्र लग रहे हों, सभी स्थितियां अच्छी हो, तो
सफलता बहुत करीब हो जाता है। इस उदाहरण कुंडली में छठे भाव के स्वामी शनि देव हैं, दसम भाव के स्वामी शुक्र देव हैं एवं लग्नेश सूर्य देव हैं। क्या तीनों में किसी भी प्रकार का संबंध है? तो शनि एवं शुक्र में नवम पंचम का संबंध है। शनि एवं शुक्र में नवम पंचम का संबंध है। लग्न से शुक्र का संबंध है। लग्न से शुक्र का संबंध हुआ या नहीं हुआ? हुआ हो गुरु गया। लग्न या लग्नेश से शुक्र का संबंध तो बन रहा है। लग्न जो दसम भाव के स्वामी हैं, लग्न से संबंध बना। लग्न से त्रिकोण में छठे भाव के स्वामी बैठे, तो लग्न से संबंध बना या नहीं बना? बन गया ये गुरुजी। ये कोई जरूरी नहीं है कि लग्न से भी बने या लग्नेश और लग्नेश से भी बने, दोनों से ही बने, किसी से बन जाए। हाँ, यहाँ पर लग्नेश छठे भाव से के स्वामी से छठे ही हैं। खडाष्टक योग है। खडाष्टक योग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ था। परंतु यह भी देखा जाए कि छठे भाव से लग्नेश नवम भाव में भी है। खडाष्टक योग है, परंतु छठे भाव से भाग्य भाव में है। कौन है? परीक्षा देने वाला व्यक्ति परीक्षा के ही भाग्य में बैठा हुआ है। यह क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अच्छा। परीक्षा के भाग्य भाव में ही परीक्षा देने वाला बैठा हुआ है और स्थिति मजबूत है। गुरुजी एक बार फिर से बोलिए। मैंने कहा कि खडाष्टक योग अच्छा नहीं होता। कभी भी खडाष्टक योग अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं होता, परंतु हम लोगों ने यह भी पढ़ा है कि भाव से नवम भाव में, भाव का नवम भाव भाग्य भाव होता है। तो जिसे परीक्षा देना है वही व्यक्ति परीक्षा के भाव से नवम भाव में बैठा हुआ है। जिसे परीक्षा देना है, परीक्षा कौन देता है? लग्नेश। लग्नेश। लग्नेश परीक्षा देता है। परीक्षा का भाव कौन है? छठा भाव। छठा भाव। छठे से दूसरा कौन सा भाव हो जाता है? आठवां। नौवां। आठवां भाव। तो भाव का स्वामी यदि लग्नेश ही या यदि भाग्य भाव में कर्ता ही बैठ जाए तो क्या कुछ शुभ फल मिलने की उम्मीद बनती है या नहीं बनती है? मिलती है गुरुदेव, तो फल बनती मिलेगा। है। कुछ मिला। यहाँ कुछ अगर खडाष्टक बना तो कुछ यह भी बना। कुछ अच्छे भी अगर बुरे बने तो हम लोगों को अच्छों को भी तलाशना चाहिए। केवल बुरे सोचकर हम लोगों को हतोत्साह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष हिम्मत बढ़ाने के लिए होता है, हिम्मत कमजोर करने के लिए नहीं होता। डूबते को तिनका सहारा, डूबते को तिनका सहारा भी मिल जाता है और आत्मबल होता है तो व्यक्ति निकल जाता है। यानी कि लग्न से दसम भाव का भी संबंध बना। लग्न में ही दसम भाव के स्वामी हो गए एवं लग्न से नौवें भाव में छठे भाव के स्वामी बैठ गए। लग्न से त्रिकोण में ही बैठे हुए हैं एवं शुभग्रह के साथ में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं। देख, प्रथम दृष्टिया नीच के हैं, लेकिन बकरी हैं तो ऊंच के जैसा फल देंगे। तो नवम भाव में, भाग्य भाव में जिस भाव का स्वामी उच्च का हो
और लग्न से 9वें भाव में हो तो वह भाव अच्छा हुआ या संबंध बना या नहीं बना? अच्छा संबंध हो गया। हमने अभी कहा, हमने नहीं कहा, यह सभी लोग कहते हैं कि जिस भाव का स्वामी कुंडली में किसी भी भाव में बैठ जाए, उच्चिका होकर के बैठ जाए, मजबूत स्थिति में बैठ जाए, तो भाव के फलों में वृद्धि होती है। और यह तो कुंडली के शुभ भाव में उच्चिके होकर बैठ गए, क्योंकि छठे से यह चौथा भी होता है। भाव का स्वामी यदि लग्ने से चौथे भाव में बैठ जाए उच्चिका होकर, तो लग्न मजबूत होगा या कमजोर होगा? मजबूत। यदि लग्नेश चौथे भाव में उच्चिका होकर बैठ जाए तो चौथा भाव भी मजबूत, लग्न भी मजबूत। ठीक उसी प्रकार यदि छठे भाव का स्वामी अपने भाव से चौथे बैठ जाएगा, यदि परीक्षा का ही अगर बात फलादेश करे, अगर इसी को हम लोग लग्न मानकर फलादेश करने लगे, फिर शनि अच्छा हो गया या बुरा हुआ? अच्छा हो गया हो गया गुरुदेव। अच्छा हो गुरुदेव। गया गुरुदेव। सुख ही सुख हो गया गुरुदेव। चलिए यहां तक हो गया, हम लोगों ने ये पढ़ी। तो इसके साथ में जो हम लोगों ने भी चर्चा किया कि लग्न छठा एवं 10वें भाव का संबंध अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा देना एवं उत्तीर्ण होना लग्न को ही है। 10वें भाव के स्वामी एवं दूसरे भाव के स्वामी में किसी भी प्रकार का संबंध हो या पूरक बनते हो, तो 10वें भाव के स्वामी एवं दूसरे भाव के स्वामी का किसी भी प्रकार का संबंध बनता हो, कहीं से भी संबंध बनता हो, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहां पर देखा जाए कि 10वें भाव के स्वामी शुक्रदेव प्रथम दृष्टिया लग्न कुंडली में तो संबंध नहीं दिख रहा है, क्योंकि शुक्रदेव सूर्य देव की राशि में है और बुध देव शुक्र की राशि में है। यानी कि बुध देव जो दूसरे भाव के स्वामी हैं, वह 10म भाव के राशि में है, यानी कि स्वामी में है, यानी कि शुक्र की राशि में है। भाव परिवर्तन तो नहीं है, स्थान परिवर्तन तो नहीं है। तो बुध का संबंध यानी कि दूसरे भाव का संबंध, दूसरे भाव का संबंध 10म भाव से बना, लेकिन 10म भाव का संबंध क्या दूसरे भाव से है? यानी कि दूसरे भाव का संबंध 10म भाव से बना या नहीं बना? राशि परिवर्तन तो हो ही गई ना। बुधदेव दूसरे भाव के स्वामी 10म भाव के स्वामी की राशि में बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं? हाँ जी गुरुदेव, कर दिया। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर बुध का संबंध 10म भाव से बना, परंतु क्या 10म भाव के स्वामी का संबंध बुध से बन रहा है? तो प्रथम दृष्टिया यहाँ तो नहीं बना। लेकिन नवमांश में देखिए, बुध की ही राशि में है, बुध की राशि में है या नहीं है? बुध की राशि में आ गए तो नवमांश कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में होता है, उसके गुण से वह प्रभावित हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जी गुरुजी, प्रभावित हो जाता है, और वो भी लग्न कुंडली में इच्छा स्थान में है तो इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखने को मिला। अगर दोनों में जितने अच्छे योग बने, अगर अच्छा राशि परिवर्तन हो जाए, भाव परिवर्तन हो जाए, या एक दूसरे को देखते हो, यहाँ पर तो खैर शुक्र बुध की बात है, एक दूसरे को नहीं देख सकते, लेकिन अन्य लग्नों में तो देख सकते हैं ना। दोनों एक दूसरे को देखते हो या दोनों एक स्थान परिवर्तन हो रहा हो तो अच्छी बात है। यहाँ तो बुध शुक्र का स्थान परिवर्तन भी नहीं हो सकता, यहाँ पे शुक्रदेव नहीं हो सकते, यहाँ पर बुध नहीं हो सकता, क्योंकि बुध शुक्र में इतनी दूरियां ही नहीं होती कि हो सकता है। नहीं गुरुदेव। इत्तेफाक से कहीं देखने को मिले वो अलग बात है, क्योंकि 10वां भाव कर्म का है, काम। क्योंकि परीक्षा कोई देगा तो विद्या निपुण होने पर देगा और वह काम करेगा। तो विद्या की निपुणता एवं कर्म का आपस में तालमेल हल्का भी होना आवश्यक है। यदि पूरा तालमेल है तब तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हल्का सा तालमेल दिख रहा है।
जिसको हम लोग नकार नहीं सकते कि यहाँ परीक्षा में असफलता होगी, वैसी स्थिति नहीं है। हाँ, सफलता होने की उम्मीद है, लेकिन थोड़े कम है। कम तो नहीं है, पूरा भी कह सकते हैं। बुध गुरु का भी अगर अच्छा संबंध हो तो परीक्षा में सफलता मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि बुध बुद्धिमता है और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान की विशालता। बुध बुद्धिमता है, बुध देव बुद्धिमता है, तो ज्ञान की विशालता देवगुरु बृहस्पति। अगर इन दोनों का परस्पर संबंध हो, तो फिर सफलता के सभी सूत्र जो कम बेसी होते हैं वह पूरा हो जाते हैं। इस उदाहरण कुंडली में देवगुरु बृहस्पति एवं बुध देव आमने सामने हैं, परस्पर दृष्टि है। बुध गुरु की परस्पर दृष्टि है। एवं D24 कुंडली में बुध देव से आगे गुरुदेव हैं, यानी कि बुध देव बुद्धिमता है तो उससे आगे विवेकशीलता भी है, यानी कि उनके धन भाव में। ठीक है, तो लग्न कुंडली पर तो यह लग रही है, अच्छी बात है। अंशात्मक मान से भी बुध देव 14 है, गुरु 8 है, ठीक है, अंशात्मक मान से भी खराब नहीं है। बुध देव नवमांश में अपने मित्र की राशि में है। एवं D24 कुंडली में भी बुध देव अपने मित्र की ही राशि में है। 11 नंबर की राशि केंद्र में है और 7 नंबर की राशि तीसरे भाव में है। खराब तो नहीं कहा जा सकता। कुंडली के 6ठे 8वें 12वें में तो कम से कम 9 होना चाहिए। इसके बाद में अगर बुध एवं गुरु में खटाष्टक का योग होता है, बुध एवं गुरु का अगर खटाष्टक का योग हो तो परीक्षा में समस्याएं आती हैं या विलंब होता है, और बुध गुरु का संबंध परस्पर हो जाए या एक दूसरे की राशि में हो जाए, एक दूसरे के भाव में बैठ जाए, और अच्छी बात है। अगर दूसरे भाव या दशम भाव को दूसरा भाव या दशम भाव में शनि हो जाए, क्योंकि शनि स्लो प्लानेट हैं, बैठे हुए हों या देख रहे हों तो असफलता तो नहीं देते, लेकिन थोड़ा लेट करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा विलंब करते हैं। हाँ, कई अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी यही शनिदेव नुकसान भी पहुंचाते हैं, परीक्षा में असफलता भी देते हैं। यह स्थिति शनिदेव के 3 चीजों के नियमों का अनुपालन करके देखना चाहिए। हालांकि इस उदाहरण कुंडली में शनिदेव जहां देख रहे हैं, इच्छा भाव को देख रहे हैं तो मित्रवत देख रहे हैं। यह जो है 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो अपने उच्च राशि को देख रहे हैं, एवं अपनी 10वीं दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहे हैं, तो वृद्धि करोति शनिदेव अपने स्थान की वृद्धि भी कर रहे हैं। और बकरी हैं, बलवान है, इसलिए इस भाव को काफी बल दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण योग तो इस कुंडली में यह है कि भाव का स्वामी अपने भाव को बली अवस्था में हो करके कुंडली के शुभ भाव में बैठकर शुभग्रह के साथ युक्त, बलवान शुभग्रह के साथ युक्त होकर भाव का स्वामी अपने भाव को देख रहा है, जो नवमांश में भी उठ चुका है, और यह मंगल की राशि में है। इस उदाहरण कुंडली में मंगल देव किसी को अहित पहुंचा ही नहीं सकते, किसी की शत्रुता किसी के साथ में नहीं कर सकते, जो कि योग कारक है। हाँ, हम लोगों ने पढ़ा है, यह पढ़ा है कि जब शनि देव सबसे खराब दुखों के कारक, मंगल देव पापग्रह है, क्रूर भी है, पापग्रह भी है, ठीक है, लेकिन दुखों के कारक तो नहीं कहे गए हैं ना। साहस एवं पराक्रम के कारक कहे गए हैं, जो हमारे जीवन को उन्नति देने के लिए
वे दोनों शब्द का इस्तेमाल होता है। लेकिन शनिदेव को दुखों का कारक कहा गया है कि नहीं कहा गया है? कहा गया है गुरुदेव। तो जो ग्रह दुखों के कारक हैं, अगर वह योग कारक हो जाते हैं, तो वो अगर सूर्य को भी देखते हैं तो शुभ फल प्रदान करते हैं, शत्रुता नहीं रखते। ये तो मंगल देव हैं, और मंगल देव जो कारक हो जाएंगे तो किसी भी ग्रह को शत्रु मान ही नहीं सकते। तो यहाँ पर शनिदेव मंगल की ही राशि में है, जो परीक्षा के लिए जो साहस प्रदान करता है उसी की राशि में है, और मंगल देव योग कारक है। इनको हर चीज हर तरह से मदद करना है, और मदद लेना है शनि को। परीक्षा के लिए साहस चाहिए तब परीक्षा पास होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। अच्छी स्थिति है। अगर इस प्रकार की स्थितियां बनती है तो हम लोग इसे खराब नहीं कह सकते। यानी हाँ, 3 स्थितियों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। वो 3 स्थितियां अभी तक हम लोगों ने क्लियर नहीं किया। कौन कौन से 3 स्थितियां? तो पहला, शनिदेव अगर दशम या दूसरे को देखते हैं तो सफलता प्रदान करते हैं, परंतु थोड़े विलंब से देते हैं। यह सूत्र इस कुंडली पर नहीं लग रही है, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस कुंडली की फलादेश में। तो परीक्षा में विलंब, सफलता में विलंब देते हैं, लेकिन देते अवश्य हैं। लेकिन वह स्थिति कैसी हो? तो शनिदेव अच्छे स्थिति में हो, एक मजबूत हो। दूसरा स्थिति, शनिदेव अगर देख रहे हैं तो कम से कम अपने स्वराशि को देखें, मित्र राशि को देखें, अपने उच्च राशि को देखें। कम से कम शत्रुवत या नीच दृष्टि ना हो, शत्रु दृष्टि या नीच की दृष्टि ना हो। एवं तीसरा कंडीशन है शनिदेव के लिए कि भावेशों के आधार पर शुभ हो। अब यहाँ पर एक तो ये शनिदेव हालांकि नहीं देख रहे हैं, अगर देख रहे होते तो भावेशों के आधार पर केंद्र में एक राशि पड़ गई, अशुभता समाप्त हो गया, एवं जिस भाव की चर्चा होनी है वह उस भाव के स्वामी ही हैं। तो यदि शनि देव का संबंध अगर यहीं पे होते, 8वें भाव में होते, शनि यहाँ देखते तो लाभ ही दे देते ना। शनि यहाँ पर भावेश के आधार पर स्वयं भाव के स्वामी है, एवं सुभग्रह की राशि में बैठ गए, एवं मित्रवत दृष्टि देख लिए, और यहाँ से भी अगर देख रहे हैं तो मित्रवत देख लिए, तो अच्छा हो गया कि बुरा हुआ? अच्छा हो गया। अगर यहीं 12वें भाव में होते तो थोड़ा नुकसानदायक हो जाता, क्योंकि शत्रु राशि में हो गए। लेकिन चंद्रमा की राशि में कोई ग्रह होता है तो उतना नुकसानदायक नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह है, ममता प्रधान है। शुक्र स्त्री ग्रह है, ममता उतना नहीं है। अगर शुक्र और चंद्रमा की बात की जाए तो दोनों में ममता किसके पास में ज्यादा है? चंद्रमा। चंद्रमा। तो जिसके अंदर में अंतरात्मा में ममता होता है वह जल्दी किसी का नुकसान नहीं कर नहीं करता। लेकिन फिर भी शत्रु तो शत्रु ही है ना, शत्रु तो शत्रु ही है। कुछ ही नुकसान, लेकिन नुकसान ही होना है। तो यह भी स्पष्ट हो गया। जी गुरुदेव। दूसरे या 10वें भाव के स्वामी, हालांकि यह सूत्र आसान सा है, हम लोग बार बार इस सूत्र की दुहाई देते हैं, और रोज कम से कम प्रतिदिन की कक्षा में किसी न किसी प्रकार से इस सूत्र का उपयोग हो ही जाता है कि भाव का स्वामी 6ठे 8वें 12वें मेरा। लेकिन यहाँ पर यह नियम उतना नहीं लागू हो पाता है, क्योंकि अगर 10वें या दूसरे भाव के स्वामी 6ठे भाव में बैठते हैं तो यह परीक्षा के ही भाव में हो गए, बुरा फल नहीं देते। परीक्षा में नए सोच की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने भी, हमने भी परीक्षाएं दी हैं। जब हम परीक्षा के अंदर होते थे तो सोचते थे कि हम क्या लिखें कि सबसे अधिक अच्छा नंबर मिले, सोच सोच कर। यानी कि आकस्मिक सोच का वहां पर एक्टिविटी हो जाता है। परीक्षा में आकस्मिक सोच पर हम लोग बल देते हैं कि नहीं देते हैं?
परीक्षा में केवल रटे रटाए चीज ही लिखते हैं या कुछ नया भी सोच कर लिखते हैं? नया भी सोच के लिखते हैं। तो जब नया सोचकर लिखेंगे तो 8वां भाव भी मदद करता है वहां। परीक्षा हम अपने घर के माहौल में देते हैं या घर के कल्चर चेंजिंग वाले जगह पे जाके देते हैं? परीक्षा का तो सेंटर दूर दूर होता है, ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे हमारे कोई जान पहचान के नहीं होते, अपरिचित व्यक्ति ही वहां पर होते हैं। तो 12वां भाव अपरिचितों का भी तो यह भी अच्छा हो गया, ठीक है। परंतु इन भावों का होकर बुरे स्थिति में ना हो। अगर 10वें या दूसरे भाव के स्वामी कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो और पीड़ित हो, कमजोर हो, नीच का हो, तो परीक्षा में असफलता होता है, क्योंकि पीड़ित हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 6वें या दूसरे भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठ गया, आत्मली नहीं काम करेगा। अगर इन भावों के स्वामी 8वें भाव में बुरी स्थिति में हो जाएगा तो नया सोच ही उत्पन्न नहीं होगी। अगर इन भावों का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाएगा तो परीक्षा हॉल में जाएंगे, दिमाग ही विचलित हो जाएगा अपरिचितों को देखकर, क्योंकि मन की स्थिरता का भाव जो है, कौन सा भाव है? फोर्थ भाव है, और 12वां भाव अपरिचित का है। तो यहाँ पर आदमी आके बैठ जाएगा जिस भाव का स्वामी, तो यह अपरिचितों के भाव में आ गया, और यह चौथे भाव से 9वां हो गया। यानी कि भाग्य मन के स्थिरता का भाग्य भाव यह हो गया। तब भाग्य भाव में खराब स्थिति में हो जाएगा तो मन अस्थिर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा गुरुदेव। तो मन अस्थिर हो जाएगा, जिसके कारण फिर परीक्षा अच्छे से होगा। जब परीक्षा ही नहीं होगा तो फिर असफल होगा व्यक्ति की सफल हो जाएगा। असफल हो जाएगा। या पाप कर्तरी में हो या इन भावों के स्वामी बुरे स्थिति में हो तो विद्या भी बाधित होती है। पाप कर्तरी में हो या खराब हो तो विद्या भी बाधित होने की संभावनाएं होती है। तो जब विद्या ही पूर्ण न हो और परीक्षा के समय में इन प्रकार की स्थितियां हो तो क्या व्यक्ति परीक्षा में सफल होगा या असफल? असफल होगा। असफल हो जाएगा। लेकिन यह सूत्र इस कुंडली में नहीं लग रहा है। 10वें भाव के स्वामी लग्न में बैठे हुए हैं, दूसरे भाव का स्वामी संचार भाव में अपने भाव से एक भाव आगे बैठ गया। यह स्थिति अच्छी है, यह बुरा नहीं। दूसरी नंबर वाली बात कि शायद हाँ कल की कक्षा में हमारी प्रश्न कुंडली की कक्षा शाम में 6 बजे से चलती है, 6:30 बजे से, वहां पर भी हमने कुछ इसी प्रकार से बातें की थी। तो वहां पर हमने यह कहा था, उसको हम पुनः दोहरा देते हैं कि संबंधित भाव, उसको थोड़ा अच्छे ढंग से दोहरा देते हैं। संबंधित भाव कौन कौन से हो जाते हैं? पंचम भाव, चौथा भाव, दूसरा भाव, 10वां भाव के स्वामी, 10वां नहीं, यही जिस समय पढ़ाई का जो भाव होता है उन भावों के स्वामी का, या विद्या के कारक गुरु, बुध, शुक्र या चंद्रमा या पंचमेश अकॉर्डिंग टू एज, 9वें भाव के स्वामी अकॉर्डिंग टू एज, जहां से 9वें भाव की शिक्षा का देखा जाता है, या यदि अष्टमेश की ही दशा चल रही हो तो अकॉर्डिंग टू एज जो विद्या ग्रहण करना है, शोध वगैरह करना है, उस समय में अगर इन ग्रहों की दशा चले या सामान्यतः इन ग्रहों की दशा चले पढ़ाई के समय में, तो व्यक्ति का पढ़ाई अच्छा होता है। अगर पढ़ाई के समय में इन ग्रहों की दशाएं ही न चले, इन ग्रहों की दशाएं ही महादशा वगैरह न चले, तो क्या विद्या अच्छा होगा, विद्या भरपूर होगा? क्योंकि ग्रह फल कब देते हैं? अपनी दशाओं में देते हैं ना। अगर अष्टमेश की दशा बचपन में चले, अष्टमेश की दशा अगर बचपन में 15 वर्ष की उम्र में कम ही में चल जाए, फिर क्या होगा?
तो छोटे उम्र में व्यक्ति शोध नहीं कर पाता है, अब वो सोचने लगेगा, गंभीर विषयों पर अपने विषय वस्तु को भूल जाएगा। या अगर अष्टमेश जब व्यक्ति ग्रेजुएशन कर रहा हो या ऊपरी शिक्षा कर रहा हो और 8वें भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, तो फिर उसके शोध में सहयोग मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 100% मिल जाएगा गुरुदेव। तो पढ़ाई के समय में अच्छे ग्रहों की दशा चलना भी आवश्यक है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में ही पाया है कि किस भाव से किन किन चीजों की, हालांकि अभी याद आ गया तो फिर दोहरा लेते हैं, कक्षा चल रही है तो कभी कभी कोई बात जो है दोहराया भी जा सकता है। जैसे चौथे भाव से प्रारंभिक शिक्षा, 5वें भाव से भी बुद्धिमत्ता प्रारंभिक शिक्षा, 9वें भाव से कुछ उच्च शिक्षा इंटरमीडिएट तक ग्रेजुएशन तक की शिक्षा, 8वें भाव से शोध की शिक्षा, दूसरे भाव से विद्या में प्रवीणता की बात हम लोग देखते हैं। विद्या भाव से, विद्या के भाव से 12वें भाव का संबंध हो जाना, यदि पंचमेश का, यदि पंचम भाव के स्वामी, पंचम भाव को मुख्य रूप से बुद्धिमत्ता का भाव कहा जाता है, विद्या होगी बुद्धिमत्ता होगा, यानी कि पंचमेश का संबंध, यदि पंचमेश का संबंध यदि 12वें भाव से होता है तो भी जातक को उच्च शिक्षा मिलने की संभावनाओं में बल मिल जाता है। यदि पंचमेश का संबंध 12वें भाव से होता है तब भी उच्च शिक्षा का मिलने की संबंध योग बन जाते हैं, और जब उच्च शिक्षा होता है तभी व्यक्ति परीक्षा में सफल हो पाता है। सफल होने के लिए आवश्यक विषय वस्तु है। तो इस उदाहरण कुंडली में देखें कि पंचम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति एवं 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा दोनों एक दूसरे से सामने सामने देख रहे हैं, इसलिए यह उच्च शिक्षा के योग बनते हैं। परंतु 12वां भाव कल्चर चेंजिंग का भी है, घर से दूर का भी है। अगर यह योग बनता है और जातक को आप अपने घर से दूर रखते हैं तो उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। यदि इस प्रकार के योग बन भी रहे हो कि भाई उच्च शिक्षा बन रहा है, लेकिन अब जातक को आप कल्चर चेंजिंग ही नहीं करेंगे, घर से में ही रखेंगे, तो क्या यह योग प्रभावी होगा? नहीं होगा गुरुदेव, नहीं होगा। इसलिए यह जातक का जब उम्र 11 वर्ष का था उसी समय से यह आउट ऑफ स्टेट में ही है। आज तक यह घर पे नहीं रहा, 1 सप्ताह लगातार। यह लड़का आज ही सुबह में घर पे आया था और शाम होने से पहले पुनः चला गया बाहर, जहां से आया था वहीं लौट के चला गया। कभी कभी आता है तो 2-4 रोज रुक जाता है घर पे, नहीं तो सुबह आया शाम तक वापस। ये नहीं कि अधिकांशतः बार जब आता है तो शाम को आया सुबह को गया, ऐसी स्थितियां कभी कभी मिलती है। ज्यादातर स्थितियां इस बच्चे की यही है कि सुबह में आया शाम को वापस गया, यानी कि रहना सोना तो घर से बाहर ही है, यानी कि दूर ही कल्चर चेंजिंग। तो वह भी उपाय साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया, हो रहा है। 8वें में क्रूर ग्रह की स्थिति, 8वें भाव पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि होना उच्च शिक्षा को दर्शाता है। 8वें भाव में किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ना उच्च शिक्षा को दर्शाता है, हायर एजुकेशन को दर्शाता है। जिसके पास में, जिस व्यक्ति के कुंडली में 8वें भाव में क्रूर ग्रह हो, तो क्रूर ग्रह किसे किसे कहे जाते हैं? सामान्यतः सभी पाप ग्रह को क्रूर ही कहा गया। सूर्य देव गुरुदेव मेन तो। हाँ, उनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है मित्रवत, और जिस राशि पर पड़ रही है वह राशि, उसी राशि में D24 कुंडली में सूर्यदेव भी हैं, यानी कि चतुर्विशांश कुंडली में सूर्यदेव जिस राशि में है वही राशि कुंडली के 8वें भाव में है, और सूर्यदेव उस राशि को लग्न कुंडली में देख भी रहे हैं। अब यह आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो क्रूर ग्रह जो होते हैं वह अपना हित चाहते हैं,
और खास करके मित्र ग्रह को देखे, हाँ वहां पे ये शत्रु दृष्टि ना होनी चाहिए, शत्रुवत स्थिति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सोच खराब कर देते हैं, दिशा बदल देते हैं। क्रूर ग्रह जो होते हैं अपने लिए ज्यादा सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा, हम कैसे मजबूती पाए। सामान्यतः पापग्रह स्वार्थी हो जाते हैं कि नहीं हो जाते, और आ जाते तो और ज्यादा। जी गुरु जी। वही बात। 8वें भाव में क्रूर ग्रह की स्थिति शुभ स्थिति वाला हो, यानी कि मित्र राशि का हो, स्व राशि का हो, अपने राशि का हो, उच्च राशि का हो, जिस प्रकार का हो, वह देख रहे हो या बैठे हो। उच्च शिक्षा गुरु के, जी मंगल। हाँ मंगल भी अगर अच्छी स्थिति के हो तो उच्च शिक्षा दिलाने का काम करते हैं। हाँ, मंगल की लेकिन दृष्टि आ रही है। हाँ या दृष्टि ही है तो मित्रवत, तो केवल एक सूत्र लग जाने से ही व्यक्ति उच्च शिक्षा वाला हो जाए यह कोई जरूरी नहीं है। और साथ में यदि क्रूर ग्रह की दृष्टि 8वें भाव पर पड़ती है तो यह क्या करता है, यह उच्च शिक्षा तो देता है परंतु उस उच्च शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। आप पाएंगे अधिकांशतः कुंडलियों पर लगाएंगे तो देखेंगे कि 8वें भाव में यदि क्रूर ग्रह की स्थिति बनती है तो अगर वह उच्च शिक्षा को प्राप्त किया है तो उसके लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और सफल पूर्वक होता है। जी गुरुदेव, और उनको जॉब भी घर से बाहर दूर करेंगे तो और लाभ मिलेगा। इसके अलावे 2 चीज और आवश्यक है, हालांकि समय काफी हो गया आज, कोई बात नहीं है, 1-2 बातों और करते हैं, फिर इसके बाद में बाकी के विषय वस्तु जो बाकी रहेगा हम लोग अगले कल की कक्षा में कर लेंगे। परीक्षा में सफलता के लिए, किसी भी चीज के सफलता के लिए कुछ कुंजी होती है। अगर परीक्षा एक ताला है, अगर परीक्षा एक ताला है जो बंद है जिसे खोलना है तो बगैर चाबी का खुलेगा? नहीं गुरु जी। तो परीक्षा में सफलता के 2 कुंजी है, कुंजी को पहचाना जाए। क्या कुंजी है? आप लोग भी विवेकशील हैं, विद्वान हैं, कौन कौन से कुंजी हो सकते हैं? जब हम गहन जब अध्ययन, हाँ जी बोलिए। गहन अध्ययन और नियम से पढ़ना। हाँ हाँ ठीक। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। भले जो शब्द मैं कहना चाहता हूं वो शब्द भले ही आप ना कहे हो, तो शब्द के तो परिवाची काफी रूप होते हैं ना। मेरे जहन में दूसरे शब्द हैं, आपके जहन में दूसरे शब्द होंगे, लेकिन भाव तो एक ही है। तो हम परीक्षा में सफल होने के लिए हमारे पास में योग्यता होनी चाहिए। योग्यता यानी कि निपुणता, यानी कि दूसरा भाव। दूसरा भाव जितना ही अच्छा होगा उतना ही अच्छी। तो दूसरा भाव यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली में शुभ कर्तरी में है। दूसरे भाव में मित्र राशि के ग्रह बैठे हुए हैं। दूसरा भाव का स्वामी अपने भाव से एक भाव आगे अपने मित्र की राशि में दशमेश की राशि में बैठा हुआ है। और दशमेश का यह क्या है? बाह है, हाथ है, छोटा भाई अंग बन के है, यानी कि कर्म भाव के स्वामी जहां बैठे हुए हैं वहां से तीसरा भाव उन्हीं की राशि है और उन्हीं की राशि में, यानी कि जो छोटा भाई का जो भाव होता है उसी में विद्या के निपुणता भाव के स्वामी बैठे हैं। यानी कि दूसरा भाव अच्छा हुआ या खराब हुआ? अच्छा हुआ गुरुदेव। और 10वां भाव कर्म का होता है। 10वां भाव जितना मजबूत उतना ही अच्छा, कठिन परिश्रम करेगा व्यक्ति। तो 10वें भाव के स्वामी लग्न में बैठ गए, अच्छा हो गया। भले ही यह शत्रु राशि में है, अलग की बात है, लेकिन यहाँ प्रथम दृष्टिया शत्रु राशि में है, लेकिन नवमांश में यह अपने कहाँ पे है? मित्र की राशि में है। एवं D24 में शुक्रदेव योग कारक ग्रह की राशि में है। तो शुक्रदेव भी अच्छे हो गए।
एवं 10वां भाव का स्वामित्व अच्छा हो गया। 10वां भाव शनि के कर्तरी में है। यहाँ शनि उच्च के जैसा है, अपने इधर मित्र दृष्टि को देख रहा है, और बात परीक्षा के लिए हो रही है तो परीक्षा का भाव का ही स्वामी है। तो जब बात परीक्षा का हो तो परीक्षा के प्रश्नों में शनिदेव नुकसान करेंगे या हानि करेंगे या लाभ देंगे? अन्य चीजों गुरुदेव इस कुंडली में तो लाभ देंगे ऐसा लग रहा है। नहीं ना, बात प्रश्न परीक्षा का है इसलिए लाभ देंगे, अन्य प्रश्नों के लिए तो खस्टेश भी है ना। जी गुरुदेव। तो अन्य प्रश्नों के लिए नुकसान भी दे सकते हैं। वह तो प्रश्न पर आधारित है कि हम किस प्रश्न को परिप्रेक्ष्य रखते हुए हम फलादेश कर रहे हैं। सामान्यतः शनिदेव जहां पे होते हैं उससे दूसरा भाव पाप कर्तरी होता ही है। लेकिन क्या जिस प्रश्न पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस प्रश्न के आलोक में 10वां भाव को शनिदेव पाप कर्तरी में बनाएंगे? नहीं बनाएंगे गुरुदेव, नहीं क्योंकि वो तो बनाएंगे गुरुजी। कंपटीशन भाव के स्वामी हैं। हाँ, तो आशा करते हैं कि आज की यह विषय वस्तु यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी इसमें ढेर सारे विषय वस्तु बाकी है जो हम लोग कल की कक्षा में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि बहुत बातें समझ में आई होगी। आप लोग समूह में जरूर लिखिएगा कि आज की कक्षा कैसी लगी। आप लोग जब समूह में कुछ लिखते हैं या वीडियो के कमेंट में कुछ लिखते हैं तो एक प्रकार से आत्मबल की वृद्धि होती है, मनोबल व्यक्ति का बढ़ता है। जी गुरुजी।